हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 6 चैप्टर का सेकंड पार्ट है हमारा आज से। तो हम आए हुए थे भूकंपों का विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि वर्ल्ड का कौन कौन सा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें भूकंप की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, और कौन से एरिया हैं जहाँ पर कम संख्या में भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो विश्व स्तर पर हम इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अधिकांश भूकंप नवीन वलयाकार पर्वतों के सहारे और समुद्री तटों के आसपास जो हैं विश्व के, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से भूकंप और जलवायु का जो मिलता जुलता असर है, वितरण है, वो देखने को हमें मिलता है। तो इस तरीके से जो डायग्राम है आपका 6.10, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से किस किस एरिया में, समुद्र के एरिया में और भूभाग के एरिया में हमें भूकंप की जो घटनाएं हैं वो किस लेवल के देखने को मिलते हैं। इसके बाद है प्रशांत महासागरीय पेटी के भी सर्वाधिक भीषण जो और विस्तृत पैमाने के जो भूकंप हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं वो प्रशांत महासागरीय अभिसारी प्लेटों की सीमाओं में आते हैं। तो इसी पेटी को हम अग्निवलय रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर जो है कुराल, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया द्वीपों से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक का जो एरिया है ये देखने को हमें मिलता है, जिसमें चिली, पेरू के साथ साथ ये चलता है। तो इस पेटी में ज़्यादातर भूकंप 25 किलोमीटर गहरा इनका उद्गम के अंदर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी भी होते हैं। उसके बाद आता है मध्य अटलांटिक। इसके अंदर ऐसा आकार की कटक है, ये मध्य अटलांटिक महासागर की बड़े पैमाने की पेटी है। 70 किलोमीटर से कम गहरे जो भूकंप के मूल के अंदर हैं वो पाए जाते हैं, और पूर्वी अफ्रीका की महान जो दरार घाटी है, लाल सागर है, इसकी तक इसका इन भूकंपीय केंद्रों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। स्थलीय भाग से गुजरने वाली यह भूमध्य सागरीय भूमध्य महाद्वीपीय पेटी जो है पश्चिम केप के पर्डे द्वीप से आरंभ होकर भूमध्य सागर, पुर्तगाल, नवीन, मोड़दार अल्प्स पर्वत श्रेणियों तक ये म्यांमार तक चले जाती है। तो इस तरीके से विश्व के 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ आने वाले अधिकतर भूकंप जो हैं संतुलन मूलक होते हैं, ज़्यादा वो नुकसान नहीं करते। उसके बाद आती है फोर्थ पेटी, अंत प्लेट भूकंपीयता। यद्यपि यह विश्व की भूकंपीयता प्लेट सीमाओं पर केंद्रित है, कि जो जो ज्वाइंट बेल्ट हैं प्लेटों की उनकी सीमाओं पर हैं, और महाद्वीपीय प्लेटों फार्मों पर कभी कभार ही इसके उद्गम स्थल जो हैं वो देखने को आते हैं। उसके बाद पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अमेरिका और महाद्वीपीय भारत जैसे जो उल्लेखनीय भूकंप क्षेत्र हैं वो इसके क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो इस तरीके से इन भूकंपों के कारण ये प्लेटों के कारण यहाँ पर ज़्यादातर भूकंप आते हैं। उसके बाद भारत के भूकंप क्षेत्र के कौन से हैं, क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर कई बार भूकंप आए हैं। तो भारत मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी में आता है, जिसमें अधिक भूकंप भारत के हिमालय क्षेत्रों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएँ उपलब्ध हैं। तो इसी एरिया में जिसमें अरावली श्रेणियाँ हैं, दक्कन का पठार है, या कोयना में जब भूकंप आया था 1967 में, 1993 में लातूर में आया था। तो इस तरीके से भारत की ये विश्व के और भारत के जो महत्वपूर्ण भूकंप हैं 2001 में गुजरात में आया था तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। वो भविष्यवाणी की अगर बात करें तो भारत भूकंपों की ज्योतिषों ने बहुत सारी भविष्यवाणी की हैं, और वर्तमान में भूवैज्ञानिकों ने भी विकास की का उम्मीद धुंधली सी किरण की अवश्य जगाई है कि भाई हम भूकंपों की जो भविष्यवाणी है वो कुछ हद तक कर सकते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम जो है भारत के भूकंप क्षेत्र को दिखाता है, जिसमें न्यून प्रभाव वाले, न्यून प्रभाव, न्यूनतम, सामान्य प्रभाव, अत्यधिक जो है भूकंप के प्रभाव है वो आप देख सकते हैं। कच्छ की खाड़ी और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद पक्षियों और जीव जंतुओं के व्यवहार से भी हम प्राचीन काल से लगाते आए हैं कि भी जो पशु पक्षी हैं उनका व्यवहार ही हमें पता चला देता है कि भूकंप की इस प्रकार की जो घटनाएं हैं
वो होने वाले हैं, चींटी, सांप जो हैं, बिलों में रहने वाले जो जानवर हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त पशुओं को संवेदनशील शक्ति होती है कि भी पशु जो है भविष्य में होने वाले जो घटनाओं को कुछ समय पहले सूचना उनको प्राप्त हो जाती है, तो इससे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तरंगों की गति में परिवर्तन। रूस और जापान में आए भूकंपों में अगर देखी जाए तो भूकंप आने से पहले निकटवर्ती चट्टानों की तरंगों में भूकंपीय गति में परिवर्तन देखने को मिलता है। और भूपट्टी का विरूपण की बात करें तो इसका जो उभार है गोबंदकार उभार आने लगता है और विस्तारित जो क्षेत्र है सालों में छोटी छोटी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण भूपट्टी के इस विरूपण को जियोडीमीटर के नाम से मापा जाता है। इसके बाद भूकंप की आवृत्ति का पता लगाना कि भी कितने क्षेत्र में किस आवृत्ति का भूकंप आया है, तो वो भूकंप किस आवृत्ति तक नुकसानदायक है, तो वो उस चीज़ का पता हम लगा सकते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि भी दिल्ली में 40 वर्षों में 6.0 परिमाण का जो भूकंप है वो आया है। और हर भूकंप में भूगर्भिक दशाओं में उपज उत्पन्न होती है कि भी पूर्वानुमान में लगाने में हम इस एरिया में सक्षम नहीं हैं। उसके बाद भूकंपों से सुरक्षा की भी नीतिगत रक्षा ही कवच हो सकता है, क्योंकि हम भूकंपों की जानकारी हमें पहले नहीं होती, तो भूकंप की सूचना केंद्रों को इस तरीके से बढ़ाया जाए कि भी एक आखिरी आदमी तक भी भूकंप की जो जानकारी है वो पहले पहुंच जाए। तो जनशक्ति, इच्छा शक्ति और जनधन की हानि से बचाया जा सकता है मनुष्य की इच्छा शक्ति के कारण। उसके बाद आती है ज्वालामुखी अर्थ और परिभाषा कि भी जब भूतल पर घटने वाली आकस्मिक एक भयानक घटना है ये। और मॉकहाउस ने भी कहा था कि भी ज्वालामुखी धरातल के वे छिद्र हैं जिसमें भूगर्भ का मैग्मा उद्गार से के रूप में बाहर निकलता है। और ज्वालामुखी प्राय एक गोलाकार छिद्र होता है जिसमें होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, लावा, सैल और भूपटल पर विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये बात वर्सेस्टर ने कही थी। तो इस तरीके से विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं भूगोलवेत्ता उन्होंने अपने अपने शब्दों में ज्वालामुखी को परिभाषित किया। तो संरचना की अगर हम बात करें तो मैग्मा गैसीय और जो विखंडित पदार्थ निकलते हैं वो ज्वालामुखी छिद्र से निकलते हैं। इसको क्या जहाँ से वो निकलते हैं वो क्या कहलाता है, ज्वालामुखी छिद्र कहलाता है। तो इसको ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है, गड्ढा गहरा हो जाता है तो उसको ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। तो ज्वालामुखी नलिया चिमनी इसको कहा जाता है कि जहाँ से मैग्मा वो निकल रहा होता है। तो एक गहरा जो खड्डा बनता है तस्तरी के आकार का उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर या वीवर के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक बड़ा अगर हो जाए तो उसको काल्डेरा के नाम से जानते हैं। अगर छोटा है वो गड्ढा तो क्या क्रेटर के नाम से जानते हैं। गुण शंकु भी इसको कई बार कह देते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण क्या है, एक तो मैग्मा की उत्पत्ति की पृथ्वी के अंदर जो सैलें पिघल रही होती हैं भारी मात्रा में, तो वो ऊंचे तापमान के कारण बाहर निकल जाती है। अद्यत जो ऊष्मा है वो उसको बाहर निकाल देती है और बाहर आते आते वो धीरे धीरे वो चट्टानें हैं वो क्या हैं, ठंडी हो जाती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन कि भी रेडियोधर्मी यूरेनियम, थोरियम जैसे जो पदार्थ हैं वो प्रकृति के कारणों के कारण टूटने लगते हैं, विखंडने तोड़ने लगते हैं और उससे निकलने वाली जो गर्म ऊर्जा है वो ही मैग्मा के रूप में कमज़ोर चट्टानों को तोड़कर बाहर निकल जाती है। उसके बाद आती है भूप्लेट विवर्तनिक की भी भूमि की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, इन प्लेट सीमाओं में होने वाली जो घटनाएं हैं वो भी भूकंप ज्वालामुखी का कारण है, क्योंकि कमज़ोर चट्टानें वो है प्लेट टेक्टोनिक के कारण टूट जाती हैं, एक दूसरे के साथ घर्षण करने से वो टूट जाती हैं। तो इससे दरारी जो प्रवाह है वो उत्पन्न होता है और दरारी प्रवाह के कारण जो है मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है। तो इस कारण से अगर पहले ही बताया कि 50 जो प्रशांत महासागर है की पेटी है उसमें रिंग ऑफ फायर इसलिए बनते कि बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी जो वहाँ से विस्फोटित होते रहते हैं। संकुचित ऊष्मा पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडा होकर संकुचित होने से बाहरी परतों के जो का भीतरी परतों पर दबाव पड़ता है, तो इसी दबाव के कारण गर्मी बनी रहती है और उसी गर्मी के कारण उसी ऊष्मा के कारण ज्वालामुखी फटते हैं।
उसके बाद आती है वाष्प और गैसों की उत्पत्ति। जल और ज्वालामुखी का अटूट रिश्ता रहा है कि भी जल से उत्तप्त मैग्मा के संपर्क में आने से भारी वाष्प और गैसों का निर्माण होता है। तो कई बार समुद्र में रिसाव होने लगता है मैग्मा का, तो इसके कारण कि बड़ी मात्रा में गैस और वाष्प निकलते हैं। उसके बाद दुर्लभ भूभागों का होना कि भी ज्वालामुखी पर्वतों पर विश्व वितरण का अगर हम बात करें तो अधिकांश जो भाग हैं वो दुर्लभ क्षेत्रों में हैं, जहाँ पर मनुष्य का भी पहुँचना आसान नहीं है। भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप जो है भूपटल की चट्टानों के उपस्थित संतुलन के विकार आने से होता है कि भी ऊपरी परतों में जो निचली परतों में जो विकार उत्पन्न होता है, तो ज्वालामुखी के कारण भी कई बार जो भूकंप आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कई बार के भी भूकंप और ज्वालामुखी का चोली दामन का साथ है, क्योंकि जहाँ पर ज्वालामुखी पड़ते हैं वहाँ पर कई बार भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद ज्वालामुखी से निसर्ग पदार्थ निकले हुए पदार्थ कौन से होते हैं? एक तो गैसें होती हैं, तरल और ठोस। गैसें विभिन्न प्रकार की जो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें हैं भाप की तरह होती हैं, और बाहरी जो ज्वालामुखी क्षेत्र में वर्षा भी इस कारण से होती हैं, जिसमें ज्वलनशील जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, अमोनियम है, ये सारी गैसें निकलती हैं। उसके बाद तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में जो अंगारे हैं आग के रूप में वो निकलते हैं, लावा के रूप में वो निकलते हैं, गर्म जो पिघला हुआ लोहा है उसकी तरह वो निकलते हैं। तो इससे जो आसपास का टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा कई बार हो जाता है। तो उबलता हुआ पानी की तरह ये निकलते हैं, जिसमें सिलिका के अंश होते हैं, भूमि का ढाल बन जाता है। अम्लिक और औषधिक लावा बड़ी मात्रा में निकलता है, जिसमें सिलिका की मात्रा जो हो 75% से ज़्यादा होती है। पष्टिक और अल्पसिलिक लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है 40 के आसपास है, और इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि भी इसका जो फ्लो है ऊंचे पर्वतों के बजाय पठारों से होता है लावा का। उसके बाद ठोस पदार्थों की अगर बात करें तो जब चट्टानों को तोड़कर जो लावा निकलता है तो उसके साथ साथ जो बड़े टुकड़े हैं वो पिघल नहीं पाते और वो साथ साथ निकलते हैं। तो जिस प्रकार बम्बों की बौछार होती है, तो उसी तरीके से जो उस छिद्र से जिसको हम क्रेटर बोलते हैं या ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं, उससे बड़ी मात्रा में ये पत्थर हैं वो निकलते हैं, जिसमें ज्वालामुखी राख है, लिपली है, स्कोरिया है, ज्वालामुखी बम है। तो इस तरीके से वो सारे के सारे बाहर बड़ी मात्रा में निकलते हैं। प्रकारों की अगर बात करें ज्वालामुखी के, तो काफ़ी सारे दो आधारों में इसको वर्गीकृत किया गया है। एक तो उद्गार के अनुसार, दूसरा उद्गार की अवधि के अनुसार। तो उद्गार के अनुसार की अगर हम बात करें, केंद्रीय उद्गार के अनुसार कि भी जब केंद्रीय मुख जो होता है ज्वालामुखी का उसमें विस्फोट होता है, कंपन पैदा होती है, गड़गड़ाहट होती है, तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसको हवाई तुल्य ज्वालामुखी भी कई बार कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर छोटे छोटे पिंड हैं जो गैस के पिंड हैं वो उछाल दिए जाते हैं। इसका मोनोलोवा ज्वालामुखी भी है जो हवाई द्वीप पर, वो इसका उदाहरण है। उसके बाद स्ट्रोबोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोबोली तुल्य ज्वालामुखी की भी किस तरीके से जो है हवायन ज्वालामुखी की अपेक्षा तेज होता है। गैसों का मार्ग की रुकावट होने के कारण स्ट्रोबेली तुल्य ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। बड़ी मात्रा में लावा वायुमंडल के अंदर वो फैलने का प्रयास करवाते हैं। उसके बाद आती है वोल्केनिक ज्वालामुखी। वोल्केनिक ज्वालामुखी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित है, और इस प्रकार की ज्वालामुखी में भयंकर और विस्फोटक उद्गार होते हैं बड़ी मात्रा में। और कहें कि भी इससे जो है भीषण उद्गार के साथ साथ बंद मुंह की तरह धक्के को तोड़कर आकाश में ऊंचा उठा देती है, जिस तरीके से ज्वालामुखी बादल फूल गोभी की तरह दिखाई हमें देता है। तो कह सकते हैं कि भी ये जो ज्वालामुखी है, इसके बाद पिलियन जो तुल्य ज्वालामुखी है सबसे भयंकर माना जाता है। लेप चिपचिपा और लेसदार जो पदार्थ लावा है वो ज़्यादा निकलता है। इस तरीके से प्रज्वलित गैसों के कारण ज्वालामुखी मेघ प्रकाश माना हो जाते हैं कि भी जो बादल हैं वो गर्म होके सूर्य की तरह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दरारी उद्भेदन, ये भी दरारों से कई बार जब लावा निकलना शुरू होता है, एक मुख से न निकल के लंबी लंबी दरारों से कई सारी जगहों से वो निकलता है, जिसमें ब्राज़ील का पठार द्वारा उद्भेदन होता है। स्नेक नदी का प्रदेश का उद्भेदन होता है अमेरिका में,
तो वहाँ पर दरारी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं वही कभी कभी सक्रिय होते हैं, हमेशा वो एक्टिव नहीं रहते। साल 2 साल या 10 साल बाद उसमें ज्वालामुखी क्या है वो फटता है। उसके बाद आते हैं विलुप्त या मृत ज्वालामुखी। विलुप्त या मृत ज्वालामुखी होते हैं कि भी वो जल आदि से ढक जाते हैं, कभी भी उसके अंदर जो है लावा नहीं निकलता। जिसमें इटली का वेसुवियस है, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ है, तो ये मृत समझ लिए गए हैं क्योंकि आगे चलकर इसमें जो प्रसुप्त ज्वालामुखी साबित हो जाते हैं क्योंकि भी कभी भी इनके अंदर लावा नहीं निकलता। उसके बाद आती है हमारी ज्वालामुखी भूदृश्य। कैसे लैंडफॉर्म बनाते हैं? शंकु के आकार के, जैसे 6.15 में दे रखा है सिंदूर और शंकु के आकार के एक बड़ी लंबी चट्टान बन जाती है इसकी। और मैक्सिको और हवाई द्वीप में इसी तरीके के शंकु के आकार के जो हैं वो द्वीप बन जाते हैं लावा के निकलने से। उसके बाद अम्लीय शंकु हैं, गुंबद के आकार के बनते हैं, जैसे मस्जिद की चिमनी होती है। तो उस तरीके से दूर दूर तक ये बहाव है वो नहीं होने पाता और एक ही जगह उसके चारों ओर जो है ज्वालामुखी मुख के चारों ओर संकीर्ण ढाल बन जाता है, जिसे गुंबद या शंकुनुमा आकृति भी कहते हैं। उसके बाद होती है पैठिक ज्वालामुखी। पैठिक ज्वालामुखी होता है कि जो लावा निकलता है वो दूर तक फैल जाता है, क्या काफ़ी ज़्यादा गर्म और लिक्विड होता है तो वो काफ़ी दूर तक एक लंबी लेयर के रूप में चला जाता है। जिसमें एग्जाम्पल जिसको हम सील्ड शंकु भी कहते हैं। हवाई द्वीप का मोनालोवा ज्वालामुखी है, भारत का दक्षिण पठार का ज्वालामुखी है, अमेरिका का कोलंबिया पठार का ज्वालामुखी है। तो इसी को सील्डों के उदाहरण मान सकते हैं कि जिसको लावा सील्ड ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिश्रित ज्वालामुखी सभी प्रकार की जो आकृतियाँ इसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें तरल लावा, राख, ज्वालामुखी पदार्थ भारी मात्रा में जमने से सुंदर और स्पष्ट आकृति बनती है। कई बार सीढ़ी नुमा आकृति भी इसमें बन जाती है। स्ट्रोबेली मेयान जो ज्वालामुखी है फिलीपाइंस के, वो इसके प्रमुख उदाहरण हम दे सकते हैं। तो ये मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें कई बार परजीवी शंकु भी कह देते हैं। उसके बाद आती है घोंसलादार शंकु के भी पहले बने हुए ज्वालामुखी हैं। एक या कई शंखों का निर्माण इसके अंदर बीच बीच में होता रहता है, जिसे शंकु स्तक शंकु भी कहते हैं। और वेसुवियस ज्वालामुखी जो है इटली का, वो इसका उदाहरण है क्योंकि इसमें घोंसले की तरह की आकृतियाँ बनती हैं। ज्वालामुखी डॉट प्लग क्या होता है? 6.20 में यहाँ पर आप देख सकते हैं भी किस तरीके का डॉट प्लग जो है शंकु के एक नली की आकृति के आकार का वो बन जाता है। शंकु का निर्माण करने वाले जो ज्वालामुखी के पदार्थ हैं वो लावा अधिक कठोर और प्रतिरोधी होता है। इस कारण से शंकु की चट्टानें हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाती। ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण भी होता है कि जब ज्वालामुखी जो है ठंडा हो जाता है तो उससे क्या है बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो जाता है। इटली और अलास्का के जो पर्वत हैं वो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हम जान सकते हैं। उसके बाद काल्डेरा का मैंने बताया था कि स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसको कढ़ाया बोलते हैं, यानी बड़े आकार का जो है ज्वालामुखी मुख होता है, संरचना होती है, वो काल्डेरा कहलाती है। उसके बाद क्रेटर झील, बड़ी झील बन जाती है काल्डेरा। जब ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो क्रेटर झील भी इसको कई बार कहा जाता है। महाराष्ट्र की ललार झील है, सुमात्रा की टोवा झील है, अमेरिका की ओरेगन झील है, तो ये क्रेटर झील के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद ज्वालामुखी का और मानव क्या संबंध है? ज्वालामुखी के लाभ की भी नई उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है और इसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में जो खनिज हैं वो निकलने की भी संभावना रहती है, वो मूल्यवान खनिज मिलने की संभावना रहती है। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो गैसें हैं, वाष्प हैं, वो निकल जाते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वतों के गर्म जल के चश्मे का निर्माण होता है। ज्वालामुखी प्रदेशों से निकलने वाले ऊंचे तापमान की भाप संचित जो है भूताप विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ज्वालामुखी के लाभ भी हम ले सकते हैं। हानियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, विनाशकारी होता है। बड़े पैमाने पर जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो वन है या जनजीवन है वो भी नष्ट हो जाता है और इससे कई बार जो जहरीली जो गैसें हैं वो निकलती हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और मनुष्य को या जीव जंतु को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। तो हर चीज़ के लाभ और हानि हम देख सकते हैं। उसके बाद
विश्व वितरण की बात करें ज्वालामुखी की तो 500 वर्षों में संसार में लगभग 486 ज्वालामुखी सक्रिय रहे हैं और 1500 से पहले विस्फोटों को भी गिन लिया जाए तो कुल संख्या 522 बनती है। तो इस तरीके से हम मगन तटों के आसपास के सहारे टापू पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी हैं उनकी संभावनाएं अधिक हैं। प्रशांत महासागरीय का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रशांत महासागर में को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाते हैं। फिलीपाइंस और जापान द्वीप के आसपास बड़ी मात्रा में भूकंप की घटनाएं ज्वालामुखी के कारण ही होती हैं। उसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में बताया कि स्पेन की दूसरी शाखा इटली और भूमध्य सागर के साथ साथ की ये पेटी है जो है जिसमें को सुल्तान काकेश और बलूचिस्तान के आसपास के क्षेत्र की पेटी इसमें शामिल है। अंध महासागरीय पेटी यह किसी क्रम या मेखला की नहीं मानी जाती। दक्षिणी और अंध महासागर में लेसर एंटिलीज और दक्षिणी एंटिलीज ज्वालामुखी का प्रमुख क्षेत्र माना गया है जिसमें एंजोर द्वीप है और सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के लिए माने जाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे द्वीप हैं बरफ घाटियों में किलिमांजारो है या केन्या माउंट केन्या है। ऐसे 2 मर्द ज्वालामुखी भी हैं कैमरून की पर्वत और पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एकमात्र जागृत ज्वालामुखी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। हिंद महासागर की अगर बात करें तो मेडागास्कर के निकट जो हैं कमोरो रियूविन और मॉरिशस द्वीपों पर ज्वालामुखी आज भी एक्टिव हैं, कई बार वो निकलते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बड़ी मात्रा में में भी तो अब नहीं है बल्कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी आज भी एक्टिव हैं। तो भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, एक तो बैरन द्वीप पर और एक नारकोडम द्वीप। इनमें पहला सक्रिय है और दूसरा विलुप्त है। ये दोनों ज्वालामुखी बंगाली खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी की क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं और किस तरीके से विश्व वितरण ज्वालामुखी का है, ज़्यादा नहीं है। समुद्रों के किनारे या और पर्वतीय क्षेत्रों में, नवीन पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप की घटनाएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये लेसन था तुम्हारा आज का, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज कीजिए, बिल्कुल आसान है। भूकंप क्या है, इसके कारण और प्रभाव, ज्वालामुखी क्या होते हैं, क्या नुकसान, इसके लाभ हानि आप बताइए। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।